एक प्लैनेट ऐसा है जो अपने स्टार के गोल्डीलॉक्स जोन या हैबिटेबल जोन में है। उसका साइज और मास ऑलमोस्ट अर्थ के बराबर है और सबसे ज्यादा मजे की बात तो यह है कि उसका सरफेस लेवल कॉम्पोजिशन, मतलब जिन मटेरियल से सरफेस लेवल प्लैनेट बनता है वो भी अर्थ के ऑलमोस्ट सेम है, जिस वजह से उस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। अब ये सब सुनने के बाद अब आपको लग रहा होगा फिर तो ह्यूमंस को तुरंत उसे पॉपुलेट करने की सोचनी चाहिए, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो ग्रह और कोई नहीं बल्कि हमारे सौरमंडल का दूसरा ग्रह वीनस है, जो इंसानों के लिए साक्षात नर्क के बराबर है। लेकिन क्यों? आखिर इतनी सिमिलैरिटीज होने के बावजूद भी आज जहां एक प्लैनेट पूरे बायोलॉजिकल इकोसिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो वहीं दूसरा ग्रह लिविंग हेल में कैसे कन्वर्ट हो गया? आज के इस वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। दोस्तों, ये है वीनस और अर्थ के लेयर्स की साइड बाय साइड इमेजेस और अगर आप गौर करेंगे तो दोनों ही प्लैनेट्स के पास एक एक्टिव कोर है और दोनों की ही आउटर लेयर एक मोटी क्रस्ट से घिरी हुई है। वीनस के पास भी अर्थ, मार्स और मरकरी जैसे सभी टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स की तरह आयरन निकल से बना हुआ एक कोर है। अब ये आपके सामने इन दोनों ग्रहों की कंपैरिजन टेबल है और जरा नोटिस करिए वॉल्यूम, मीन डेंसिटी, यहाँ तक कि ग्रेविटी के मामले में भी वीनस धरती से कितना ज्यादा मेल खाता है। ऐसे में सवाल ये आता है कि आखिर इन दोनों जुड़वा बहनों में ये जीवन की दरार आई कहां से? ये जानने के लिए हमें समय में बहुत पीछे जाना पड़ेगा, करीब 3 अरब साल पीछे। अब अगर हम इस दौर में जाएंगे तो पृथ्वी तप रही होगी करीब 85 डिग्री सेल्सियस के औसत तापमान में, वो भी उस जगह जहां ओशियंस थे। जी हाँ, वैज्ञानिक सजेस्ट करते हैं कि उस दौर में ऑलमोस्ट पूरी पृथ्वी महासागर से घिरी हुई थी और ओशियन में भी अगर 85 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर प्रोजेक्ट किया जा रहा है तो वो बहुत ज्यादा है। यहाँ की हवा भी सांस लेने लायक नहीं थी क्योंकि मॉडल सजेस्ट करते हैं कि करीब 3 अरब साल पहले यहाँ के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन नहीं बल्कि मीथेन, अमोनिया, वाटर वेपर और नियॉन जैसी नोबल गैसेस शामिल थी, जिनकी प्रेजेंस में सर्वाइवल की सोचना भी गुनाह है। अब इसी के कॉन्ट्रास्ट में हमारा मार्स बर्फ और ठंडक से घिरा हुआ था, जहां भी किसी का सरवाइव करना आउट ऑफ इक्वेशन था। मगर इसी टाइम पीरियड में अगर हम वीनस में चले जाते तो उससे बेहतरीन जगह हमारे लिए कुछ हो ही नहीं सकती थी। कैसे? इसका जवाब हमें मिला नासा के गोडार्ड इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस स्टडीज के रिसर्चर्स द्वारा साल 2016 में डेवलप किए गए क्लाइमेट मॉडल्स में। अब जिन्हें मॉडल्स के बारे में नहीं पता, तो मॉडल्स बेसिकली मशीन लर्निंग के वो प्रोग्राम्स होते हैं जो किसी भी डेटा सेट पर ट्रेन होके किसी दूसरे प्लैनेट को लेकर चीजें प्रिडिक्ट करते हैं। अब सपोज करो कि अगर कोई ऐसा मशीन लर्निंग कंप्यूटर प्रोग्राम या मॉडल है जिसने पिछले 100 साल में आने वाले सभी तूफानों को एनालाइज किया है, तो वो अभी के मौसम के चहल पहल को देखते हुए ये कंपेयर करेगा कि अभी के मौसम में और तूफान के पहले वाले मौसम में क्या सिमिलैरिटीज रहती है, और फिर उस पुराने डेटा से कंपेयर करने के बाद जो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज होगी उसे एज ए प्रेडिक्शन रिटर्न करेगा कि अगला तूफान आने वाला इवेंट ये होने वाला है या इतने टाइम के बाद ये होने वाला है। अब चूंकि वीनस का एक्यूरेट डेटा पाने के लिए हमें उसे क्लोजली ऑब्जर्व करना था, इसलिए नासा द्वारा 4 मई 1989 के दिन वीनस की पूरी सरफेस की इमेजिंग करने के लिए और वहां का मॉडल प्रिपेयर करने के लिए मैजेलान स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया गया था और ये बहुत ही क्रूशियल साबित हुआ। यह मिशन इतना इंपॉर्टेंट था कि अपने मिशन की लाइफ साइकिल के दौरान इस स्पेसक्राफ्ट ने पृथ्वी पे करीब 1200 गीगाबिट्स का डेटा भेजा था, जो उस वक्त नासा के सारे प्लैनेटरी मिशंस के डेटा के कंबाइंड साइज से भी 900 गीगाबिट्स ज्यादा थी। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के अनुसार 13 सितंबर 1992 तक मैजेलान ने वीनस की 98% सरफेस की मैपिंग कंप्लीट कर ली थी और जब सारी मैपिंग खत्म हो गई तब 13 अक्टूबर 1994 के दिन इस स्पेसक्राफ्ट को वीनस के एटमॉस्फेयर में एंटर करवा दिया गया, जहां वीनस के एटमॉस्फेयर में एंटर करने के 10 घंटे के अंदर ही पूरा स्पेसक्राफ्ट यहां के भयंकर टेम्परेचर के कारण भस्म हो गया। अब मैजेलान ने वैसे तो हमें वीनस की ऑलमोस्ट पूरी कुंडली दे दी थी, मगर जो मेन फाइंडिंग्स हमें मैजेलान के डेटा से मिली ना, वो ये थी कि 85% वीनस सरफेस पे वॉल्केनो का लावा बह रहा है। इसके अलावा मैजेलान ने हमें ये भी बताया कि वीनस की सरफेस का टेम्परेचर अराउंड 887 डिग्री फ़ारेनहाइट या 475 डिग्री सेल्सियस है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पृथ्वी से 92 टाइम्स ज्यादा था। इसके अलावा वीनस की टोपोग्राफी कैसी है, वहां का कॉम्पोजिशन कैसा है, वहां सोलर रेडिएशन कितनी और किस तरफ
पहुंचती है, ये सारा डेटा मैजेलान ने पृथ्वी पे भेजा था, जिसे आज सैकड़ों रिसर्च पेपर्स और प्रोजेक्ट्स में यूज किया गया है। जिसमें से सबसे इंटरेस्टिंग और शायद सबसे यूजफुल एप्लीकेशन हमें मिला माइकल वे और उनकी टीम द्वारा पब्लिश किए गए इस रिसर्च पेपर में, टाइटल्ड वाज वीनस द फर्स्ट हैबिटेबल वर्ल्ड ऑफ आवर सोलर सिस्टम। माइकल और उनकी टीम ने मेनली 4 तरह के डेटा कलेक्ट किए, जिसमें से एक थी मैजेलान मिशन से एक्सट्रैक्ट की गई वेनेशियन टोपोग्राफी, दूसरी सूरज और वीनस दोनों के मूवमेंट्स और चेंजेस को स्टडी करके सूरज की तरफ से वीनस पे आज से करीब 3 अरब साल पहले तक पड़ने वाले एस्टिमेटेड स्पेक्ट्रल इरेडियंस, तीसरी थी करंट थियरी के हिसाब से जो ओशियानिक एस्टिमेट्स वीनस को लेके किए जाते थे वो, और लास्टली वीनस का उस दौर का एस्टिमेटेड एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन। इस पूरे डेटा को कंबाइन किया गया, कंप्यूटर मॉडल को इस कंबाइंड डेटा पे ट्रेन किया गया और फिर अलग अलग सिनेरियोस को डाल के देखा गया कि आखिर आज से 3 अरब साल पहले वीनस के क्या हालात थे। नाउ सरप्राइजिंगली हमारे सामने जो मॉडल आया उसके अनुसार इस टाइम पीरियड में वीनस की हैबिटेबिलिटी बिल्कुल अर्थ के लेवल पे थी, जहां इस पूरे ग्रह का ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर 11 डिग्री सेल्सियस देखा जा रहा था। और अगर आपको ये टेम्परेचर सर्वाइवल के दायरे में कम लग रहा है ना, तो एक कंपैरिजन के लिए ये समझ लीजिए कि पिछले साल जब एल नीनो चल रहा था और एक के बाद एक गर्मी के रिकॉर्ड टूट रहे थे, तब भी अर्थ का ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर अराउंड 15 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा रहा था, जो ऑलमोस्ट पृथ्वी जितना ही है। नॉट ओनली दिस, टोपोग्राफी यानी जमीनों की सतह का स्ट्रक्चर किस तरह का है उसके डेटा को देखते हुए जब समय में अरबों साल पहले देखने की कोशिश की गई, तो हाइड्रोजन आइसोटोप की क्वांटिटी को देखते हुए ये भी पाया गया कि इस दौर में वीनस में बड़े बड़े ओशियंस भी मौजूद हुआ करते थे, जो यहाँ की हैबिटेबिलिटी को इतना बढ़ा देते थे कि यहाँ इवन धरती से भी पहले जीवन की शुरुआत होने के आसार बन गए थे। यहाँ क्या नहीं था? पानी थी, हैबिटेबल एनवायरनमेंट था, मॉडरेट टेम्परेचर, इवन इस बात की भी चांसेस है कि हो सकता है कि इस दौर में वीनस के अंदर जीवन की शुरुआत भी हो गई हो, क्योंकि जो डेटा हमें मॉडल्स ने सजेस्ट किया है उसके हिसाब से आज से करीब 715 मिलियन साल पहले तक वीनस का टेम्परेचर केवल 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ा था, यानी अराउंड 15 डिग्री सेल्सियस का हो गया था, जो आज की पृथ्वी के बराबर और 2 अरब साल पहले किसी भी लाइफ के लिए बिल्कुल सही हालात थे। अब हमारी अपनी पृथ्वी पे आज से 2 अरब साल पहले यूक्राटिक सेल्स इमर्ज हो रहे थे, और इस टाइम पीरियड में सोचो हम आज यहाँ आ गए हैं कि आर्टिफिशियल सेल्स क्रिएट करने की नॉलेज पा चुके हैं। तो सोच के देखो कि वीनस पे तो हालात ही बदल गए होंगे, मगर फिर अचानक 715 मिलियन साल पहले कुछ ऐसा होता है कि सोलर सिस्टम का पहला घर खंडर में तब्दील हो जाता है। अब इसको जानने के लिए हमें क्रोनोलॉजी के साथ इसके बेस्ट सूटेड एक्सप्लेनेशन को समझना पड़ेगा, जिसकी हिंट हमें मिलती है यहाँ पड़े लावा में। देखो, वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि आज से करीब 715 मिलियन साल पहले वीनस पर एक भयंकर ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था, जिसके फटने के बाद से पूरे प्लेनेट पे लावा तो फैला ही फैला, साथ ही साथ फैल गई अनकंट्रोलेबल मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे वीनस की रडार इमेजिंग में भी देखा गया था। अब आपको लग रहा होगा कि बड़े बड़े ज्वालामुखी तो धरती में भी फटते ही रहते हैं, पर पृथ्वी में तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जो वीनस में हुआ, बल्कि पृथ्वी का लावा तो सूख के बाद में हार्ड सरफेस भी बन जाता है। फिर वीनस के साथ ऐसा क्या गलत हुआ? वेल दोस्तों, उस गलती का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। पर कैसे, ये जानने के लिए आपको थोड़ी सी प्लैनेटरी फिजिक्स समझनी पड़ेगी। तो देखो दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग के फेनोमेना को स्टडी करते हुए हमने ये बात जानी है कि जब भी सनलाइट किसी भी प्लैनेटरी सरफेस पे पड़ती है ना, तो वो उस ग्राउंड सरफेस को गर्म करने का काम करती है, जिससे सनलाइट की खुद की थर्मल रेडिएशन रेडिएट होने लगती है, और ये थर्मल ज्यादातर स्पेस में एस्केप कर जाती है, डिपेंडिंग ऑन कि कहीं कोई एजेंट या एलिमेंट इस एनर्जी को अर्थ से बाइंड तो नहीं कर रहा या एस्केप करने से रोक तो नहीं रहा। हालांकि इसी नॉर्मल फंक्शनिंग को डिसरप्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड, जो इस सनलाइट को ट्रैप और एब्जॉर्ब करते हुए इसकी हीट और थर्मल रेडिएशन दोनों को ही स्पेस में जाने नहीं देता, जिस वजह से वो हीट धीरे धीरे बढ़ती जाती है और एक्यूमुलेट होकर टेम्परेचर को मल्टीपल टाइम्स बढ़ा देती है। आसान भाषा में कहे तो अगर आप हीटर के पास बैठ के गर्मी लेंगे तो आपको राहत मिलेगी, क्योंकि हीट को पास और एस्केप करने का मौका मिल रहा है। लेकिन अगर आप उसी हीटर को अपने साथ कंबल में ले जाएंगे ना, तो आप झुलस जाएंगे, क्योंकि हीट उस ब्लैंकेट के अंदर बढ़ती रहेगी और इजीली एस्केप नहीं कर पाएगी। प्लैनेट के सीन में कार्बन डाइऑक्साइड उसी ब्लैंकेट का काम करता है। अब चूंकि धरती का एटमॉस्फेयर 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और 0.039% कार्बन डाइऑक्साइड से बना है, इसलिए हमें यह फर्क इतना ज्यादा समझ में नहीं आता।
पर उस इरप्शन के बाद वीनस का एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन पूरी तरह से हिल गया और वीनस के पूरे एटमॉस्फेयर में 95% शेयर अकेले कार्बन डाइऑक्साइड ने ले लिया। इसी रीजन से सूर्य की तरफ से आने वाली हीट और थर्मल रेडिएशन यहां लगातार ट्रैप होती रही और टेम्परेचर आज इस कदर तक पहुंच गया है कि यहां कुछ भी सरवाइव नहीं कर सकता। पानी भी धीरे धीरे गर्मी की वजह से वाष्पित होकर खत्म हो गया और सब कुछ नष्ट हो गया। माइकल वे, जिनकी स्टडी पे हमने अभी कुछ ही देर पहले बात की, वो इस फिनोमेना के लिए वीनस की स्लो रोटेशन स्पीड को भी जिम्मेदार मानते हैं। वीनस एक रोटेशन अर्थ के करीब 243 डेज के टाइम पीरियड में पूरा करता है और उनका मानना है कि स्लो रोटेशन स्पीड होने की वजह से वीनस के एक पॉइंट पे काफी लंबे समय तक सनलाइट पड़ती रहती है, जिससे वहां का एटमॉस्फेयर ठीक किसी जायंट सोलर रिफ्लेक्टर की तरह काम करने लगता है। उन्होंने अपने मॉडल्स में जब इस रोटेशन स्पीड के साथ छेड़छाड़ की तो देखा कि अगर वीनस की रोटेशन स्पीड थोड़ी भी ज्यादा होती ना तो शायद इस इफेक्ट को कम किया जा सकता था, या क्या पता सब कुछ नॉर्मलाइज हो जाता और वीनस में सिविलाइजेशन क्रिएट हो जाती। बट ऐसा नहीं हुआ एंड दैट शोज कि हमारा पृथ्वी पे इकलौता जीवन होना सच में कितना बड़ा तुक्का है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इस पूरे ब्रह्मांड में केवल एकमात्र पृथ्वी पर ही जीवन रह रही होगी, या फिर जीवन हर जगह हर एक सोलर सिस्टम में फैला हुआ है, बस हम उन्हें देख नहीं सकते और वो अलग अलग रूप में, अलग अलग भाषा में, अलग अलग प्रकार के जीवन हो। वेल, आपकी क्या राय है इसमें? नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, अपनी राय लिखकर जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना और उस दोस्त को जरूर भेजना जिसको आप वीनस में एक दिन भेजना चाहते हो। बाकी अगर आप नए चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। ये चैनल बहुत ही जल्दी 5 मिलियन हिट करने वाली है, तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करवाओ, उनको भी सब्सक्राइब करवाओ, ताकि हम जल्द ही 5 मिलियन के माइलस्टोन को कंप्लीट कर सके। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप अगली वीडियो इसे जाकर जरूर देखना, जिसमें हमने बात किया है कि आखिर क्यों एक ही तरह के इवेंट्स दो जगह हिरोशिमा नागासाकी और शेरनोबिल में होने के बावजूद आज हिरोशिमा नागासाकी में आप आराम से रह सकते हो, जबकि शेरनोबिल में आपका जाना भी मना है। आखिर क्या कारण है कि दोनों ही जगह सेम न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होने के बावजूद ये दोनों इतने अलग अलग है? जानने के लिए इस वीडियो को जाकर देखो, बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।